व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपनी एक्सपल्स 210 का ओनरशिप रिव्यू। लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू नहीं है, ये सिर्फ ओनरशिप रिव्यू है क्योंकि अभी मैंने बाइक को सिर्फ 1700 किलोमीटर कुछ चलाया है। तो पिछले जो 1700 किलोमीटर है उसमें मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा सर्विस का और बाइक का, मैंने कैसे कैसे इसको यूज़ किया, क्या प्रॉब्लम्स आई, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक्सपल्स लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले मैं आपको ना इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ कि मैंने कितने किलोमीटर इसमें पूरे किए हैं। तो 1740 किलोमीटर मैंने इस बाइक को चला दिया है। तो अभी ना फ़िलहाल मैं इसके लुक्स से आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ओवरऑल लुक्स की बात करूँगा, फिर धीरे धीरे अंदर डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट से जो इसका लुक है वो काफ़ी देखने में काफ़ी बड़ी, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मैसिव लगती है देखने में। हाइट काफ़ी ऊँची है बाइक की। और अगर इसको मैं पूरी बाइक को खड़ी करता हूँ तो ये देखो, तो मेरी हाइट के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाइक देखने में काफ़ी ऊंची लगती है। और मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंचज़ है। फ्रंट में जो ये बीग है ना, ये जो बीग दी हुई है ये काफ़ी एडवेंचर बाइक वाली इसको फील देती है, जो कि है भी है। इससे इसका लुक काफ़ी एनहांस हो जाता है। तो इसमें जितनी भी लाइट्स हैं, हेडलाइट या इंडिकेटर्स, वो सारे एलईडी हैं, तो ऑल एलईडी सेटअप इसमें मिल जाता है। और ये डीआरएल है, डे टाइम रनिंग लाइट्स है। और लाइट्स की इसकी खासियत मैं आपको बताऊं तो ये ऑटोमेटिक है। जैसे ही अंधेरा होगा ना तो ये लाइट्स अपने आप जल जाएगी, दिन में ये नहीं जलेगी। हाँ, अगर आपको किसी को पास देना है दिन में, ऐसे अगर आपको वो यूज़ करना है, पास वाला डिपर देना है, वो दिन में भी यूज़ हो जाता है। लेकिन हेडलाइट जो है, जैसे ही आप टनल में जाओगे या फिर अंडरपास में जाओगे तो एकदम से जल जाती है। तो ये ऑटोमेटिक है, ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा इस कैटेगरी की बाइक में। 2,20,000 की ऑन रोड आती है तो उस कैटेगरी की बाइक में ये ऑटोमेटिक हेडलाइट का जो फीचर है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंप्रेसिव है। फ्रंट में ना आपको ये ग्रैब करने के लिए ग्रैब रेल यहाँ पे मिल जाती है। जैसे बाइक कहीं ऑफ रोड में है, आपके साथ कोई दोस्त है या कोई भी है, वहाँ पे कहीं पत्थरों में, रिवर क्रॉसिंग में, वाटर क्रॉसिंग में कहीं पे बाइक फंसी हुई है, तो इससे ऐसे पुल करके बाइक को निकाल सकते हैं। और पीछे ना ये ग्रैब करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, पिलियन के लिए, या फिर अगर आपको बाइक कहीं से निकालनी है तो ये काफ़ी हेल्प करता है। और लगेज माउंट करने के लिए भी थोड़ा स्पेस इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, ये भी ठीक है। तो जो भी चीज़ें इसके अंदर है ना वो सारी स्टैंडर्ड है, मैंने बाहर से अलग से कुछ नहीं लगवाया। और ये काफ़ी ठीक है, काफ़ी ऊपर है इसका जो साइलेंसर है, तो पानी जब तक यहाँ तक नहीं आएगा ना, इतना पानी होगा तो भी आपकी बाइक निकल जाएगी। बाइक के अंदर, इंजन के अंदर पानी नहीं जाएगा। और ये नकल गार्ड भी यहाँ पे दे रखे हैं। जो नकल गार्ड है ये काफ़ी फ्लिंजिस हैं, बहुत कमज़ोर से हैं, मतलब ड्यूरेबल नहीं है। हाँ, फाइबर है, ठीक है, लेकिन फाइबर में भी अच्छी क्वालिटी आती है ना, तो उतना ड्यूरेबल सा प्लास्टिक नहीं है इसका। और ये जो है ये बहुत छोटा सा इसमें इंजन क्रैश गार्ड दिया हुआ है। ये अगर आपकी बाइक गिरती है तो ये वाला जो साइड पैनल है ना, ये तो डेफिनेटली डैमेज होने वाला है इससे। तो ये थोड़ा सा इनको अच्छा देना चाहिए था। और उसके अलावा फुट पैक जो है, इसकी जो ये रबड़ है ना, ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ से आप निकाल सकते हो। जब आप कभी ऑफ रोड कर रहे हो तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ताकि यहाँ पे आपकी पैरों की ग्रिप बन सके। क्योंकि ऑफ रोड में क्या होता है कि कीचड़ वगैरह कई बार होता है, तो इस पर से पैर स्लिप करता है, तो ये ईजिली निकल जाता है और ये ईजिली लग जाता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप निकल जाएगा, इसमें रबड़ है, उसको आप प्रेस करके निकालोगे तो निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी सही है, काफ़ी यूज़फुल है। और अब टायर की बात कर लेते हैं। टायर जो इसके हैं, ये फ्रंट का जो टायर है ये 21 इंचज़ का है, 90 सेक्शन का, और पीछे वाला टायर 18 इंचज़ का है, 120 सेक्शन का। तो यार लुक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, तो बाइक का जो ऊपर से जो मतलब है थोड़ी सी बल्की लगती है, लेकिन टायर थोड़े पतले हैं। अगला वाला कम से कम 100 सेक्शन का होता और पीछे वाला मिनिमम 140 सेक्शन का अगर देते इसमें, तो लुक ना काफ़ी एनहेंस हो जाता। क्योंकि ऊपर से इसको बाइक को देखो, काफ़ी भरी भरी लगती है, और पिछला जो टायर है वो काफ़ी पतला दिखता है। टायर्स की एक कमी बताऊं तो जो टायर्स हैं इसके, दोनों ही ट्यूब सेटअप है। ये एक छोटी सी मुझे कमी लगी इसके अंदर। जैसे आरी ने करा हिमालयन के साथ 450 के साथ, क्योंकि उन्होंने ट्यूबलेस सेटअप का ऑप्शन दिया है, ऑप्शनल है वो, आप एक्स्ट्रा पैसे दे के, एक्स्ट्रा पे करके ट्यूबलेस सेटअप हिमालयन में ले सकते हो जब आप बाइक खरीदते हो। इसमें भी एड ऑन में जिसको जिसको सिर्फ ट्रेल के लिए यूज़ करनी है, उसको मैं आई अंडरस्टैंड कि उसको ट्यूब सेटअप ही अच्छा उसके लिए प्रेफर है। क्योंकि अगर ये कहीं से, अगर आप हैवी ऑफ रोडिंग कर रहे हो, बिल्कुल ट्रेल राइडिंग कर रहे हो, और थोड़ा सा रिम बेंड हो जाए और अगर ट्यूब सेटअप है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ट्यूबलेस है तो सारी हवा निकल जाएगी। तो उस पर्पज़ से ये अच्छा है एडवेंचर बाइक के हिसाब से। लेकिन ये ड्यूअल पर्पज़ बाइक है, इसको लोग टूरिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और ऑन रोड भी यूज़ कर रहे हैं। टूर पे जा रहे हैं, अगर पंचर हो जाए तो उन लोगों के लिए एटलीस्ट एक ऑप्शन होना चाहिए था कि ट्यूबलेस सेटअप वो ऑप्ट कर सकें, थोड़े से एक्स्ट्रा पे करके, जो भी अमाउंट रीजनेबल होता है वो। बट हीरो ने ऐसा नहीं किया। और अगर आप इसको ट्यूबलेस करवाना भी चाहो तो आपको ना, पहली बात तो
ये जो टायर है हिमालयन ने कम से कम ऐसा किया था, जो टायर दिए थे ना वो ट्यूबलेस दिए थे। आपको सिर्फ रिम चेंज करने थे या फिर रिम को कन्वर्ट करना था ट्यूबलेस कन्वर्जन में। इसमें आपको जो रिम है उसको भी ट्यूबलेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस जो टायर है वो ये वाले नहीं चलेंगे, आपको चेंज करने पड़ेंगे, ट्यूबलेस वाले इसमें डालने पड़ेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो खर्चा काफ़ी अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा अगर आप इसको ट्यूबलेस करवाना चाहते हो तो ये वाला जो वेरिएंट है ये टॉप वेरिएंट आता है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं स्टैंडर्ड है। मैंने इसमें बाहर से कुछ नहीं कराया। ये जो विंडशील्ड आप देख रहे हो, विंडस्क्रीन देख रहे हो, ये स्मोक मैंने लैमिनेशन करा रखी है इसके ऊपर, तो इसलिए ये थोड़ी सी हल्की सी टिंटेड है। लैमिनेशन मैंने टैंक के ऊपर भी कराई हुई है और ये साइड पैनल है इसके ऊपर भी लैमिनेशन कराई हुई है, क्योंकि इन पार्ट्स पे ईजिली स्क्रैचेस लग जाते हैं। तो लैमिनेशन की वीडियो चैनल पे है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। 800 के आसपास का खर्चा आया था मेरे ख्याल से लैमिनेशन का, जो कि ज़रूरी है इस बाइक के ऊपर। तो मिरर्स की बात कर लेते हैं। मिरर वैसे अच्छे हैं, इसमें विजिबिलिटी अच्छी आती है, लेकिन इनकी जो शेप है ना ये मुझे अच्छी नहीं लगी, और थोड़ी सी ना मतलब इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। ये जो पार्ट है ना ये वाला, तो ये काफ़ी अजीब सा है। हो सकता है कि मैं इसको चेंज करवाऊँ, क्योंकि ये वाले मिरर मुझे इसका डिज़ाइन जो है और ये अच्छा नहीं लगा। और ओवरऑल फिट एंड फिनिश की बात करें तो ये वाला जो एरिया है, जो हैंडल वाला है, तो ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। टैंक और जो पेंट क्वालिटी है वो थोड़ी ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी बारीकी से अगर देखोगे तो फिट एंड फिनिश जो है ना वो थोड़ी कम है। जैसे ये जो रबड़ के जो है ना ये थोड़े ऐसे ही कमज़ोर से हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी जो वायरिंग वगैरह है या काफ़ी सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि ये काफ़ी जल्दी से डैमेज हो सकती हैं, और कहीं पे आप स्टक हो सकते हो कहीं पे भी। जैसे ये है, ये कहीं ऑफ रोड में यहाँ से लग के ये कहीं लगा कुछ, इस पर पत्थर वत्थर उसमें लगा तो ये डैमेज हो सकती है, चांसेस हैं। तो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी जो देखने में मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ी कमज़ोर सी ये चीज़ें। तो इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करता है 210 सीसी का होने के बाद। और ये लिक्विड कूल्ड इंजन है। यहाँ पे इसका जो कूलेंट का रिजर्वायर है इस तरफ, और इसका रेडिएटर का जो फ़ैन है वो इस तरफ है वर्टिकल पोजीशन में। टैंक की बात कर लेते हैं। तो इसका जो टैंक है ये 13 लीटर का टैंक है, जो इस बाइक के हिसाब से इनफ है, क्योंकि ये 210 सीसी का इंजन है, इसकी माइलेज अच्छी खासी है। तो इसलिए अगर आप टूरिंग इससे करने वाले हैं तो इसमें आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है। अभी तक मैं इस पे टूर पे नहीं गया हूँ, मैं जल्दी इसी महीने में अगले 1 से 2 हफ्ते में टूर पे इस पे जाने वाला हूँ। तो उसके बाद मैं इसका टूरिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ हाइट के बारे में। अब मेरी जो हाइट है वो 5.6 फीट है, 5 फुट 6 इंच मेरी हाइट है, और मेरे दोनों जो पंजे हैं ना वो इस पर टिक पा रहे हैं। तो हाइट के हिसाब से अगर आपकी ऐसी हाइट है 5.6 या 5.5 तो आप इसको ईजिली चला सकते हो। और ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जो दोस्त हैं कुछ लोग हैं मैं जानता हूँ जिनकी हाइट 5.4 भी है, वो भी इस तरह की टॉल बाइक को ईजिली चला सकते हैं। वो आपकी राइडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, बट अगर आप ओवरऑल बात करो तो 5.6 होने के बाद मेरे जो पंजे हैं वो दोनों रोड पे आ रहे हैं। और वेट का भी फ़र्क पड़ता है तो मेरा वेट जो है वो ज़्यादा है, थोड़ा 85 kg है। तो मैं जब बैठता हूँ इस बाइक पे, ये देखो अभी मैं बैठूंगा तो ये नीचे हो जाती है अच्छी खासी, तो उसकी वजह से भी ना इतना तो फ़र्क पड़ जाता है। तो सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है ना, तो पिलियन के बैठने के बाद थोड़ी सी और नीचे हो जाएगी, लगेज होगा तो भी नीचे हो जाएगी। तो अगर आपकी हाइट 5.5 है, 5.6 है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वेट जब इस पर पड़ेगा तो थोड़ा सा नीचे ये हो जाएगा, लगेज डालोगे तो और हो जाएगा। ये देखो सस्पेंशन का, ये देखो हल्का सा हाथ डालने से। तो सस्पेंशन की बात आप कर ही रहे हैं, तो सस्पेंशन बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं हालांकि टूर पे ऑफ रोडिंग पे स्पेशली नहीं गया हूँ, लेकिन अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पे गलियाँ वगैरह जो हैं, रोड वगैरह हैं, वो सब जगह कहीं भी बरसात का टाइम है तो टूटे हुए हैं। तो और जो बाइक्स हैं, या फिर मैं जो पहले बाइक चला रहा था तो उसमें देख के सोच समझ के निकालनी पड़ती थी। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस आपको सैडलिंग कर लेनी है, खड़े हो जाना है बाइक पे और जैसे मर्जी गड्ढे हो आपको निकल जाना है, क्योंकि ये घोड़ा है, ये कहीं से भी निकल जाता है। तो अब मुझे सोचना नहीं पड़ता। बारिश वारिश में मतलब पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है, लोग स्कूटी वाले या और बाइक वाले जिनके पास बड़ी बड़ी बाइक्स हैं, यानी कि बुलेट या जो भी बड़ी बाइक्स हो गई, बाइक वाले भी देख के निकालते हैं। इसमें देखने की ज़रूरत नहीं, इसमें आप सीधा बस निकाल दो। बारिश की बात हम कर ही रहे हैं तो एक प्रॉब्लम इसके अंदर होती है जो इनके डिज़ाइन की, या थोड़ा सा इनकी मैं कमी बताऊँगा। तो बारिश में अगर आप इसको बाइक को चला रहे हो तो आपको ये पूरा गंदा कर देगी ऊपर से लेके नीचे तक, स्पेशली राइडर को। पिलियन को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राइडर पूरा गंदा हो जाएगा और बाइक भी पूरी गंदी हो जाएगी। और होती कैसे है कि एक तो ये यहाँ से भी बहुत ज़्यादा कीचड़ आपके पैरों पे फेंकेगी, और ये जो फ्रंट वाला जो टायर है ना, यहाँ पे इसका जो आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो मडगार्ड है, ये थोड़ा सा लंबा अगर होता तो शायद ऊपर छींटे नहीं आते। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये टायर जो यहाँ से सारे जो छींटे फेंकता है वो सारे आपके ऊपर आते हैं यहाँ पे। ये जो फ्रंट विंड वाइजर है ना, ये पूरा गंदा हो जाता है। ये फ्रंट की जो बीक है ये पूरी गंदी, हेडलाइट पूरी गंदी हो जाती है।
और अगर कोई मेरी तरह मोटो व्लॉग कर रहा है जा रहा है तो आपके ऊपर भी बहुत सारे छींटे आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। और ये कम स्पीड में नहीं होता, 50-60 से अगर आप ऊपर चला रहे हो तब होता है, क्योंकि जो यहाँ से ऐसे आते हैं ना, जब आप तेज़ स्पीड में होते हो तो जो छींटे ऊपर आते हैं तो बाइक ऐसे चल रही होती है, तो जो छींटे यहाँ तक आए हैं तो आप जब स्पीड में होते हो तो टकरा जाते हैं आपस में छींटे आपसे, तो इस तरीके से पूरा गंदे हो जाते हो आप। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि इसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है, मैंने इसके लिए छोटा सा आगे एक मडगार्ड मंगाया है, तो अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने उसके लिए मंगा लिया है, अभी इंस्टॉल करना बाकी है। तो ओवरऑल आजकल मार्केट में अगर देखें ना तो हेडलाइट किसी भी बाइक की अच्छी नहीं आ रही है। कुछ एक दो चार ही गिनी चुनी बाइक्स होगी जिनकी स्टॉक में हेडलाइट अच्छी आ रही हैं, क्योंकि अब वो BS6 नॉर्म्स की वजह से, गवर्नमेंट की नॉर्म्स है या क्या कारण है वो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टॉक में हेडलाइट आजकल 90% जो बाइक्स आ रही हैं किसी की अच्छी नहीं आ रही। लेकिन इस बाइक की जो हेडलाइट है कंपेयर टू अदर बाइक्स इन द मार्केट, इस बाइक का जो हेडलाइट का थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब बाकी जो बाइक्स है ना, मेरे पास गोरिल्ला थी और CB350 RS है, और भी बाइक्स हैं, इंटरसेप्टर भी है और GT भी है हमारे पास। तो इन सब बाइक का जो थ्रो है ना वो बहुत फीका है। और अगर आप रात को किसी ऐसे रोड पे चल रहे हो, दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है और इधर से भी आप जा रहे हो, तो हेडलाइट आपकी अच्छी होनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि रोड पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इसका जो हेडलाइट का थ्रो है उन बाइक से काफ़ी बढ़िया है। और जो मुझे चीज़ इस बाइक में अच्छी लगती है वो है इसकी डिस्प्ले। और स्टार्टिंग में ही लिखा आता है ना, मेक न्यू ट्रैक्स, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो काफ़ी सही से काम कर रहा है, और मैं दिल्ली में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी ज़रूरी है। तो जब फ़ोन कनेक्ट होता है तो यहीं से आप म्यूज़िक वगैरह, ये जो स्विचेस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनसे ही आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, कॉल को एक्सेप्ट और डिक्लाइन कर सकते हो। अब स्विचेस की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। स्विचेस जैसे यहाँ पे ये इंजन ऑन और इंजन किल स्विच है, ये हैज़र्ड का स्विच है। और ये वाले स्विचेस जो हैं ये थोड़े से हार्ड हैं ये वाले, क्योंकि ये जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ से आप कंट्रोल करते हो ना, यहाँ पे माइलेज वगैरह सब दिखाता है, तो ये थोड़े से हार्ड हैं। और उसके अलावा ये जो है ना, ये भी मतलब एवरेज क्वालिटी है इनकी, मजबूत तो है, ख़राब वगैरह नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी ना आपको इसको थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ेगा, थोड़े ईजी टू यूज़ नहीं है। और बाकी इसका मैंने आपको बताई दी, ये काफ़ी फ्लिंजी से हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी फ्लिंजी हैं इसकी, काफ़ी नाजुक सी हैं कुछ, काफ़ी सारी चीज़ें। तो अब बात करते हैं इस बाइक की माइलेज के बारे में, क्योंकि बाइक आपके पास चाहे 100 सीसी की हो चाहे 1000 सीसी की हो, तो फुल टैंक में कितने किलोमीटर चलती है ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप टूर पे जा रहे हो, लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, तो उससे आपको एक पता रहता है कि मेरी बाइक कितनी चल सकती है। तो अगर इसको मैं ढंग से चलाता हूँ, प्यार से चलाता हूँ, अग्रेसिवली नहीं चलाता हूँ, तो मुझे ये 40 to 45 kmpl की माइलेज भी निकाल के दे देती है सिटी के अंदर। सिटी ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सिटी में जहाँ पे ट्रैफिक या फिर नॉर्मल रोड्स पे आप चला रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं चला रहे हो, उसकी बात कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में अगर मैंने इसको चलाया है तो 35 kmpl की माइलेज दे देती है। क्योंकि मैं इससे पहले गोरिल्ला चला रहा था, तो वो काफ़ी अग्रेसिव बाइक है, तो मैं नॉर्मली इसको अग्रेसिव चलाता हूँ। तो जब अग्रेसिव चलाता हूँ, अग्रेसिवली जब इसको मैं राइड करता हूँ, तो भी मुझे ये 35 kmpl प्लस माइलेज दे देती है सिटी में। क्योंकि मेरे आसपास गलियाँ वलियाँ कच्ची हैं और रोड्स पे ब्रेकर वगैरह काफ़ी है, तो मैं तो इसको पेल के चलाता हूँ गड्ढों में कूदा कूदा के, तब भी मेरे को 35 kmpl की माइलेज दे देती है आराम से। और हाईवे पे क्योंकि ये छोटा इंजन है, तो अगर ये 80-100 पे चलेगा तो उस टाइम पे माइलेज बहुत ज़्यादा नहीं देगा, तो फिर भी मेरे हिसाब से 40 kmpl की माइलेज ये दे देगी टूर पे, जो कि मेरे लिए बहुत सही है। तो फुल टैंक रेंज में ना इसमें आराम से आपको 400 प्लस की रेंज मिल जाएगी बड़े आराम से। अब इसके एग्जॉस्ट नोट की बात कर लेते हैं कि एग्जॉस्ट नोट कैसा है, मैं आपको सुना देता हूँ। तो एग्जॉस्ट नोट जो है वो काफ़ी पंची है, थोड़ा पेपियर साउंड है इसका, जो कम स्पीड में अच्छा लगता है, लेकिन हाई स्पीड पे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। तो अगर ये थोड़ा बेसी होता ना तो और अच्छा लगता, बट ठीक है। एग्जॉस्ट नोट इसकी कैरेक्टर के हिसाब से, जब आप गड्ढों वड्ढों में चला रहे हो ना कम स्पीड में, यानी कि 30-40 या थोड़े कम गियर में, दूसरे तीसरे गियर में, तो उस टाइम काफ़ी अच्छा साउंड करता है। तो बाइक में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, नॉर्मल चीज़ें हमने काफ़ी सारी बात कर ली, अच्छाइयों की काफ़ी बात कर ली। अब बात करते हैं कॉन्स की, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इंजन में कोई अनयूजुअल नॉइज़ आती है क्या, टैपेट नॉइज़ इसके अंदर आती है क्या, इसकी गियर शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। क्या इसका जो गियर है वो आप डायरेक्टली 5वें-6ठे गियर पे हो तो एकदम से न्यूट्रल हो जाता है। और हीटिंग का काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या इसके अंदर हीटिंग का इशू है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो इंजन का हीटिंग का ऐसा है कि ये 210 सीसी का इंजन भले ही है, लेकिन ये काफ़ी हाई आरपीएम पे चलता है, तो हीट तो इसमें लाजमी है, हीट तो होगा। लेकिन क्या वो हीट जो है वो बहुत इरिटेटिंग है,
तो ऐसा नहीं है, हमारे पास इंटरसेप्टर है, हमारे पास GT है और गुरिल्ला, तो वो जो बाइक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे हीट होती हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो और बड़े इंजन है और वो और ज़्यादा हीट होते हैं, हाई RPM पे चलते हैं। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये जो हीटिंग इसमें आ रही है, थोड़ी बहुत जो हीट है वो लेफ्ट साइड में आती है, क्योंकि रेडिएटर का फ़ैन उस तरफ है। हीट मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा हो सकता था, लेकिन जो हीट इसके अंदर फील होती है, आपकी टांगों पे लगती है, वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, इतनी इरिटेटिंग नहीं लगती। हीट आपको फील ज़रूर होगी, क्योंकि ये इंजन हाई RPM पे ऑपरेट करता है, तो वो सब तो होगा, लेकिन वो लाजमी है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ये एक इशू नहीं है, तो उसकी आप टेंशन मत लो। और उसके अलावा गियर शिफ्टिंग का काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है कि गियर शिफ्टिंग इसकी अटक जाती है, जैसे कि कोई 5वें गियर पे है, तीसरे पे है, या किसी भी गियर में है, वो एकदम से न्यूट्रल हो जाता है। तो मेरे साथ 1700 किलोमीटर में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, न्यूट्रल से पहले गियर में और पहले से दूसरे गियर में, क्योंकि पहले और दूसरे गियर के बीच में न्यूट्रल होता है, वहाँ ऐसा ज़रूर हो जाता है कई बार कि मैंने पहला गियर लगा रखा है, कई बार न्यूट्रल दिखा रहा होता है और मैं क्लच छोड़ देता हूँ तो वो गियर में होती है, तो खटक ऐसे करके बाइक बंद हो जाती है। तो ये खैर नॉर्मली बहुत सारी बाइक्स में हो जाता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि छठे गियर से एकदम से न्यूट्रल हो जाता है, ऐसा मेरे साथ एक बार भी नहीं हुआ 1700 किलोमीटर में। और मैं क्योंकि बड़ी बड़ी बाइक चला चुका हूँ, 450, 350, 650, तो वो बड़ी बाइक चलाने के बाद ना आप छोटे इंजन को प्यार से नहीं चला पाते, तो मैं तो इसको पेल के चलाता हूँ, तब भी मुझे गियर शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है अभी तक। और इंजन की टैपेड नॉइज़ की अगर बात करें तो मेरी बाइक में अभी तक इंजन से कोई ऐसी नॉइज़ नहीं आई है। आगे अगर आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हीरो का प्रोडक्ट है, तो इतना आपको माइंड में सोच के चलना पड़ेगा कि क्वालिटी, आपको रिलायबिलिटी जो फैक्टर है वो, उसमें अभी हीरो को अभी काफ़ी काम करना पड़ेगा, वो भी नहीं आया। तो हीरो की बाइक अगर आप ये वाली जो एक्सपल्स 210 है अगर आप प्लान कर रहे हो लेने की, तो आपको ये तो माइंड में रखना पड़ेगा। और एक मेजर डिसएडवांटेज जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि है इसका ट्यूब सेटअप। अगर ये पंचर हो गई और अगर आप शहर से थोड़ा सा दूर हैं, तो पंचर लगाना एक काफ़ी टफ इसमें होगा। अगर आपको पंचर लगाना आता है तो भी इसका टायर आपको खोलना पड़ेगा, इसमें डबल स्टैंड नहीं आता, और ना ही डबल स्टैंड कहीं आफ्टर मार्केट आ रहा है जो इसमें लग पाएगा, तो ऐसा नहीं। और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो अभी इसमें ना एक छोटा सा बारीक पंचर है, तो अगर 10 पंचर वाले ना, 10 में से 8 पंचर वाले ट्यूब वाला जो पंचर है उसको लगाने के लिए मना कर देते हैं। तो ट्यूब सेटअप आज के टाइम पे होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बाकी यार 2,20,000 की ऑन रोड ये बाइक पड़ती है दिल्ली में, तो उस रेट के हिसाब से इसमें जो चीज़ें मिल रही हैं, जो फीचर्स मिल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों के हिसाब से मैं एक चीज़, छोटी सी ऑब्जर्वेशन है मेरी, इसका जो ये है ना थ्रॉटल जो है, एक्सेलेरेटर जो है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू जो पहले जो मैंने बाइक चलाई है उनके कंपैरेटिव। जैसे मैंने इससे पहले, मेरे पास गुरिल्ला 450 थी और होंडा की CB 350 RS मेरे पास अभी भी है, तो उनका जो थ्रॉटल है ना, ये काफ़ी स्मूथ है, इसका थोड़ा सा हार्ड है। तो छोटी सी बात है, मतलब ऐसी कोई इशू नहीं है ये बस एक मैं फीडबैक दे रहा हूँ। क्लच जो है इसका, क्लच काफ़ी स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। इंजन रिफाइनमेंट की भी बात कर लेते हैं। इंजन ये काफ़ी हद तक रिफाइंड है, लेकिन वाइब्रेशंस इसमें हैं, क्योंकि मैंने इतने ही सिमिलर सीसी वाले इंजन और भी चलाए हैं, और भी स्मूथ बाइक चलाई हैं, तो उसके हिसाब से ये इंजन उतना स्मूथ नहीं है। लोगों ने ये बाइक चलाई होगी 135, 120, लेकिन मैं इसको 100 तक ही लेके जा पाता हूँ, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ना बहुत ज़्यादा हो जाती है 80 के बाद। तो मेरे को इतनी वाइब्रेशन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने होंडा और यामा की बाइक चलाई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसके हिसाब से आपको इसके अंदर वाइब्रेशंस फील होंगी। जिन्होंने होंडा या यामा नहीं चलाई है, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड, बजाज या और जो उनसे आ रहे हैं, तो उनको ये बाइक काफ़ी रिफाइंड लगेगी, काफ़ी ठीक लगेगी। अभी तक मैं टूर पे तो नहीं गया हूँ, लेकिन 1-1.5 घंटा दिल्ली में अगर जैसे आसपास दिल्ली NCR में आसपास राइड करी है 50-60 किलोमीटर, तो इस पर बैठे बैठे ना सीट पे जो वाइब्रेशंस आती हैं, उससे जो आपकी लोअर बैक की जो टेल बोन है, वहाँ आपको थोड़ी नमनेस फील होती है काफ़ी देर बैठने के बाद। जो राइडर वाली सीट है वो तो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन पिलियन वाली जो सीट है ये काफ़ी हार्ड भी है और काफ़ी छोटी भी है। तो मैं जब इस पर बैठा हूँ तो ये काफ़ी सीट छोटी है, मतलब जो विड्थ है ना, चौड़ाई काफ़ी कम है और हार्ड भी है। तो अगर आप प्लेन को इस पर लेके जाना चाहते हैं, तो एक जैसे सस्पेंशन सीट, एयर सीट जो अलग से आती है, वो उसके ऊपर लगानी आपको पड़ेगी, अदरवाइज़ प्लेन तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो सकता है। मेरे जैसे जो मोटे बंदे हैं उनके हिसाब से सीट थोड़ी सी, राइडर सीट भी थोड़ी सी पतली है, तो सीट थोड़ी वाइड होगी तो अच्छा रहेगा। और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके जो इंडिकेटर हैं, जो हेडलाइट्स हैं, क्या इनके अंदर पानी भर जाता है या मॉइस्चर अंदर घुस जाता है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। और अभी बरसात का मौसम है, अभी भी बरसात हो ही रही है। जब मैं सर्विस पे लेके गया था उस दिन भी बारिश हुई थी, तो बारिश में ही चलाई है मैंने हमेशा ही बाइक। और अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर पे काम चल रहा था, 2-3 दिन बाइक बाहर ही खड़ी थी, घर से बाहर, बारिश में ही खड़ी थी। तो इसके अंदर इतना सा भी मॉइस्चर या कहीं पे भी कोई पानी हेडलाइट या इंडिकेटर में नहीं गया है।
थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं गया है। एक मैं वीडियो देख रहा था उस भाई की, उन्होंने अगर इसकी इग्निशन की चाबी बंद कर दी और निकाल दी, डिस्प्ले इसकी तब भी ऑन थी। तो मेरी बाइक में वो वाला इशू नहीं आया अभी तक। तो इशू की अगर बात करें तो जो भी सारे आपने इंटरनेट पे इश्यूज सुने हैं आपने और मैंने, वो अभी इसमें नहीं आया है। तो किसको ये बाइक लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, तो जो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर हमने डिस्कस किया अभी, और काफ़ी सारे लोगों के जो इश्यूज़ हमने इंटरनेट पे देखे हैं, मैंने और आपने वीडियोस में देखा है काफ़ी सारे लोगों की, वो सबको ध्यान में रखते हुए, तो अगर जिसके पास एक और बाइक है घर में और उसको एक और बाइक चाहिए और वो इस तरह की ड्यूल स्पोर्ट बाइक या एडवेंचर बाइक चाहता है तो लेना ठीक है। क्योंकि और उसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप ये जो बाइक ले रहे हो ये हीरो की है, तो प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं, तो उसको इश्यूज़ को रिजॉल्व कराने में टाइम लग सकता है, वो इनकन्वीनियंस है, आपको जाना पड़ेगा, कॉल करने पड़ेंगे यहाँ वहाँ, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सब ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको एडवेंचर को फ़न करना चाहते हो तो आप इस बाइक को डेफिनेटली ले सकते हो। चलाने में भी इसको बहुत मज़ा आता है, बहुत फन टू राइड है। जहाँ आप ना रोड पे ढूंढते हो कि कहाँ पे ख़राब रास्ता है, रोड जहाँ पे जहाँ पे रोड सही है ना वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आता, जहाँ पे रोड ख़राब है आप ढूंढते हो कि कहाँ पे रोड ख़राब है, वहीं से निकालो, गड्ढे ढूंढने पड़ते हैं ताकि मज़ा आए, वो फ़न आए। तो अगर आप एक एडवेंचर बाइक से स्टार्ट करना चाहते हो, एडवेंचर राइड्स की, और लॉन्ग टूर भी करना चाहते हो और ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें इस बाइक पे हो सकती हैं। जो पॉइंट्स मैंने बताए ये सब ध्यान में रख के अगर ये सब सारी चीज़ें आपके लिए ठीक है तो आप इस बाइक को ले सकते हो। आई होप कि मैंने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। टूरिंग पे मैं इसको नहीं लेके गया हूँ, मैं जल्दी इसको पहाड़ों में टूर पे लेके जाने वाला हूँ और टूर पे जाके एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा। टूरिंग की वीडियो भी चैनल पे आएगी। तो अगर कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने मिस कर दिए हूँ या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।